The prehistoric era. Cavemen of Indian subcontinent. भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। वुड, स्टोन, कॉपर, आयरन और पॉलीमर्स, ये 5 चीज़ें दर्शाती है कि कैसे इंसानों ने चीज़ों के इस्तेमाल में पृथ्वी पर मौजूद हर दूसरे जीवों के मुकाबले ज़्यादा समझदारी से अपना अस्तित्व समझा और अपने आप को ज़िंदा रखने का हर वो प्रयास किया जो बाकी कोई ना कर सका। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, हमें ये पता है कि इंसानों की एवोल्यूशन होमो इरेक्टस से हुई और हमारे सबसे क्लोज एंसेस्ट्रल रिलेटिव आधुनिक काल के चिंपैंजीज है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बस कुछ ही स्पीशीज जैसे कि डेनिसोवंस, निएंडरथल और ऐसे कई अन्य प्रकार के जीव ही एवोल्यूशन के उस प्रकार को हासिल कर पाए और फिर आखिर में विलुप्त हो गए? शायद इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम अपने रहने के पुरानिक ढंग को बाकियों से कंपेयर कर जानने की कोशिश करेंगे कि हम इंसानों ने ऐसी क्या चीज़ें अपनाई जो बाकी स्पीशीज़ ना अपना पाई और आखिर में विलुप्त होकर अपने साथ वो राज भी कहीं एकांत में दफन कर चले गए। डब्ल्यू किनकेड, ब्रिटिश भारतकालीन के अधिकारी जिन्होंने पहली बार 1888 में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को अपने स्कॉलरली पेपर्स में मेंशन किया था। भीमबेटका शेल्टर्स आज के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जो भारत को उसके इतिहास को एक अलग नज़रिए से देखने का मौका देता है। अभी तो ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में पड़ने वाला बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, लेकिन उस काल में यहाँ इंसानों का वास था जो उन कुछ चुनिंदा कबीलों में से थे जिन्होंने साथ आकर झुंड में शिकार करना शुरू किया था। उन्हें हम केवमैन भी बुलाते हैं, जिनका जीवन आहार सिर्फ शिकार और कुछ अन्य फलों पर निर्भर था। उनकी पेंटिंग्स और कार्विंग से ये मालूम होता है कि वो परिवार और छोटे शिकारी कबीलों में रॉक शेल्टर्स के आसपास ही रहा करते थे। सबसे खास बात तो ये है कि इसके जैसी और कई रॉक पेंटिंग्स स्पेन एंड फ्रांस के कुछ हिस्सों में भी पाई गई थी। आदि मानुष पेंटिंग्स करके अपनी जीवन शैली को बताने लायक समझदार ज़रूर था, और इससे हम इंसानों को एक बात समझ आती है कि ग्रेट माइग्रेशन होने से पहले ही इंसान ये सारी तकनीक फॉलो किया करता था। अगर हम रिसर्चर्स की बात माने तो द ग्रेट माइग्रेशन एस्टिमेटेड 80,000 साल पहले हुई थी, जिसमें हमारे पूर्वजों ने अपने रिवोल्यूशनरी होम अफ्रीका को छोड़ा और सारी दुनिया में फैल गए। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी शोध के आधार पर प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 मुख्य भागों में बांटा है। सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम अर्ली स्टोन एज भी कह सकते हैं। इसकी रेंज है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 BCE तक। फिर आता है मेसोलिथिक पीरियड, जिसे हम मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं। इसकी रेंज है 10,000 BCE टू 8,000 BCE। और सबसे आखिर में आता है चैल्कोलिथिक पीरियड, जिसे हम क्रेडल ऑफ ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। इसकी रेंज 4000 BCE से लेकर सेकेंड मिलेनियम तक मानी गई है। पैलियोलिथिक पीरियड की रेंज बड़ी होने के कारण
उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। नीचे दिए गए चार्ट में आप वो देख सकते हैं। भीमबेटका साइट और उसकी तरह अन्य जगहों पर मिली हुई सारी पेंटिंग्स इसी टाइम एरा में बनाई गई थी। इन पेंटिंग्स की खास बात यह है कि इनमें दिखाई जाने वाली चीज़ें जैसे ह्यूमन स्टिक फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़, हंटिंग एनिमल्स चेस्ड बाय प्रीडेटर्स और ट्राइबल डांस जैसी चीज़ें कल्चर शो करती है। इससे ये साबित होता है कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान मध्य प्रदेश में कल्चर का डेवलपमेंट शुरू हो गया था, वैसे ही जैसे दुनिया में स्पेन जैसी बाकी ठिकानों पर जहां आज बड़े बड़े नगर बसे हैं। अपर पैलियोलिथिक पीरियड। इस पीरियड की पेंटिंग में सिर्फ 2 ही रंगों का इस्तेमाल होता था। गेरू पत्थर को घिसकर उसे पानी में घोलकर उसका पेंट बनाकर पत्थरों में फाइबर्स ऑफ प्लांट से ब्रश बनाकर अलग अलग आकृतियां बनाई जाती थी। इन पेंटिंग्स का आकार एवं रेशियो बड़ा होता था और चित्रों में ऑब्जेक्ट की साइज भी बड़ी दिखाई जाती थी। इसकी एक मुख्य वजह यह है कि उस वक्त इंसानों ने इन चित्रों का अपनी सीमाएं मार्क करने के लिए इस्तेमाल किया था। जितना बड़ा चित्र उतनी दूर से दूसरे किसी आदिमानुष को दिख जाए और उससे वो समझ जाए कि ये जगह पर पहले से ही कोई रहता है, जस्ट लाइक अ वार्निंग साइन। केव्स में रहने के बहुत सारे फायदे थे जिसने आदिमानुष को इवोल्यूशन में बहुत मदद की। सबसे पहले जीवित रहने के लिए एक सेफ जगह होना बहुत ज़रूरी है जहां किसी प्रेडेटर का खतरा कम हो। दूसरी मुख्य चीज़ ये है कि केव के अंदर रहने की वजह से इंसान बारिश में भी आग जला सकता था और उस पर भोजन पका सकता था। भुना हुआ मांस खाने की वजह से आदिमानुष के दिमाग को भारी मात्रा में इसेंशियल प्रोटीन्स मिले, जिससे उसकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी और उसने और बेहतर ढंग से सोचना शुरू किया। मेसोलिथिक पीरियड। इस पीरियड की पेंटिंग बाकियों से अलग है क्योंकि इनको देखकर हमें ये पता चलता है कि इसके पहले के समय में जो चीज़ें इंसानों ने सीखी इस दौर में इस्तेमाल हुई। सबसे पहली चीज़ ये थी कि पेंटिंग के साइज छोटे हो गए। ये एक छोटा सा चेंज भी हमें एक बड़ा क्लू दे सकता है, क्योंकि अब पेंटिंग्स वार्निंग्स की तरह नहीं बल्कि एक कल्चर शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कम्युनिटी और फैमिली का यहाँ बड़ा रोल है, क्योंकि अब एक जगह के पूर्वज अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ चित्र छोड़कर जाते थे
चित्र जिसमें कहानियाँ होती थी शिकार की, नृत्य की, सेफ गार्ड की और जिंदा रहने की। कहानियाँ बताने के लिए छोटे चित्रों का इस्तेमाल कर कम जगह का इस्तेमाल होता था। इन पेंटिंग्स में शिकार के हथियार भी बदल गए थे। अब भालों के साथ साथ इंसान तीर कमान इस्तेमाल करना भी सीख गए थे और बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए हम पेंटिंग्स में कुछ ट्रैप्स का इस्तेमाल भी देख सकते हैं। परिवार और कम्युनिटी के साथ आगे चल के इसी ट्राइब्स में कुछ और बदलाव आए। चैल्कोलिथिक पीरियड। जैसे ही ट्राइब कम्युनिटी में तब्दील हुई, वैसे ही इस पीरियड की पेंटिंग्स में हम देख सकते हैं कि पोटरी और मेटल टूल्स भी इंसानों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। उनकी पेंटिंग्स में मल्टीपल कलर्स देखे जा सकते थे। गेरू, लाइमस्टोन और एनिमल फैट्स को मिलाकर अलग अलग तरह के कलर बनाकर वो पेंटिंग्स बनाने में अब माहिर हो गए थे। इन पेंटिंग्स में हम देख सकते हैं कि स्टोरीज के साथ साथ अब इंसान एडवेंचर्स भी शो करते थे। अब तक उनकी कम्युनिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो गई थी। वो उनके जैसे ही ट्राइब से मिलते और उनसे लड़ते थे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह आदिमानुष वंशज खत्म हो गए। जैसे ही चैल्कोलिथिक पीरियड अपने चरम पर था, ट्राइब्स विकसित होकर अब टाउन्स बनाने में लग गए थे। मैंने खोजकर्ताओं में एक चीज़ देखी है कि अगर उन्हें कोई ऐसी सभ्यता के साइन या एविडेंस मिलते हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये सभ्यता विलुप्त कैसे हुई। मैं ये नहीं समझ पाता कि यही प्रश्न उनके मन में क्यों आता है। कितनी अजीब बात है। हम बुद्धिजीवी हैं और हम जानते हैं कि इंसानों की आदत है एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें ढूंढना। जब एवोल्यूशन के समय ही हम अपने कॉन्टिनेंट अफ्रीका को छोड़कर नई जगहों की तलाश में निकल चुके थे, तो ज़रा सोचिए पूरी तरह इवॉल्व होने के बाद उन इंसानों के विचार कैसे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सभ्यता विलुप्त नहीं हो सकती। ये सच है कि कोई भी सभ्यता जैसे कि मोहेंजोदारो अपने कई साथी शहरों के साथ पूरी खाली हो गई थी, पर पूरी तरह विलुप्त कहना गलत है, क्योंकि उसमें से कई लोग अपने शहरों को छोड़कर चले गए थे और कहीं और जाकर बस गए थे। रीज़न कुछ भी रहा हो, फ्लड्स फ्रॉम सिंधु रिवर, आर्यन माइग्रेशन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, फूड शॉर्टेज एट्सेट्रा, मास डेथ्स के कोई रीजंस नहीं दिखाए जाते। जैसे जैसे भारत के बाकी ट्राइब्स डेवलप हुए, किसी कारण की वजह से उन्हें जनों का निर्माण करना शुरू करना पड़ा, और हो सकता है कि भीमबेटका की कम्युनिटी का भी विलय इन जनों में आगे चलकर हो गया, जिससे महाजनपद बने। वजह जो भी हो, पर एक चीज़ पक्की है कि ये पेंटिंग्स, ये आर्ट्स और ये स्टोरीज के ज़रिए हमारे पूर्वज हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हम अब तक उन्हें ठीक से सुन भी नहीं पाए और शायद आगे सुनना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी में टेक्नोलॉजी का कब्जा हो रहा है, लोगों का मन हमारी हिस्ट्री से हटकर आगे बढ़ने में लगा हुआ है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हम कहाँ से आते हैं। अगर हमें अपने वजूद की शुरुआत ही नहीं पता, तो अंत भी हमारे हाथ में नहीं होगा। भीमबेटका और उसके जैसी अन्य साइट्स की देख रेख का जिम्मा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ही है, जिसको यूनेस्को सपोर्ट करता है और गाइड करता है।
प्री हिस्टोरिक पीरियड के अवशेष हमें भारत में तमिलनाडु के पडियंदाई, कर्नाटक के हिरेगुड्डा और ओडिशा के गुड्डाहांडी और योगीमठ में भी देखने को मिलते हैं, और शायद बाकी तो अभी तक खोजे भी ना गए हो।